तो भूगोल में आज अध्याय 7 है भारत की जलवायु। हम लोग लुसेंट का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं भारत की जलवायु, मौसम एवं जलवायु। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं परिभाषा कि मौसम क्या है, जलवायु क्या है। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, जबकि जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत से होता है। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे कि एक दिन में या एक सप्ताह में, परंतु जलवायु में बदलाव 50 या इससे भी अधिक वर्षों में आता है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मानसून से भी प्राय ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक को मोटे तौर पर 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक। दूसरा, वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक। तो स्थिति एवं उच्चावच संबंधी कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अक्षांश। तो देखते हैं, कर्क रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में और कर्क रेखा के दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण सारा साल ऊंचे तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है। कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भाग यानी शीतोष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। दूसरा क्या है? स्थिति और उच्चावच संबंधी कारक में हिमालय पर्वत। यह अपनी सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक के रूप में है। यह ठंडी उत्तरी पवनों से सुरक्षा प्रदान करती है। जमा देने वाली ये ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होती है और मध्य तथा पूर्वी एशिया में आर पार बहती है। इस प्रकार हिमालय पर्वत मानसूनी पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। तीसरा है जलवायु से समुद्र तल से ऊंचाई। तो ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेशों की तुलना में क्या होता है कि पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। जैसे आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि दार्जिलिंग में यह 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उच्चावच देखें, ये अन्य कारक है स्थिति और उच्चावच संबंधी कारक में। तो उच्चावच क्या भूमिका निभाता है? तो देखते हैं कि भारत का भौगोलिक जो स्वरूप है अथवा उच्चावच वह तापमान, वायुदाब, पवनों की गति एवं दिशा तथा ढाल की मात्रा और वितरण को प्रभावित करता है। जैसे जून एवं जुलाई के बीच पश्चिमी घाट तथा असम के पवनाभिमुखी ढाल अधिक वर्षा करते हैं, जबकि इसी दौरान पश्चिमी घाट के साथ लगा दक्षिणी पठार पवन विमुखी स्थिति के कारण कम वर्षा प्राप्त करता है। तो उच्चावच भी एक कारण है। फिर उसके बाद अब हम लोग देखते हैं वायुदाब एवं पवनों से जुड़े कारक। भारत के स्थानीय जलवायु में पाई जाने वाली विविधता को निम्न 3 कारकों की क्रियाविधि को जानना आवश्यक है। पहला, वायुदाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण, ठीक है। दूसरा, भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों एवं विभिन्न वायु संहतियों एवं जेट प्रभाव के अंतर्वाह द्वारा उत्पन्न ऊपरी वायु संचरण। और तीसरा, शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ तथा दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में उष्ण कटिबंधीय अवदाबों के भारत में अंतर्वहन के कारण उत्पन्न वायु की अनुकूल दशाएं। तो उपर्युक्त तीनों कारकों का प्रभाव शीत एवं ग्रीष्म ऋतु में अलग अलग होता है। तो हम लोगों ने भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ा। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये कारक है शीत ऋतु में क्या प्रभाव डालते हैं और ग्रीष्म ऋतु में इसका क्या प्रभाव होता है। तो शीत ऋतु में प्रभाव देखें तो धरातलीय वायुदाब एवं पवनों के बारे में देखते हैं। शीत ऋतु में भारत का मौसम मध्य एवं पश्चिमी एशिया में वायुदाब के वितरण से प्रभावित होता है। इस समय हिमालय के उत्तर में तिब्बत एवं उच्च वायुदाब केंद्र स्थापित हो जाता है।
इस उच्च वायुदाब केंद्र के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न स्तर पर धरातल के साथ साथ पवनों का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। मध्य एशिया के उच्च वायुदाब केंद्र से बाहर की ओर चलने वाली धरातलीय पवनें भारत में शुष्क महाद्वीपीय पवनों के रूप में पहुंचती है। ये महाद्वीपीय पवनें उत्तर पश्चिमी भारत में व्यापारिक पवनों के संपर्क में आती है, लेकिन इस संपर्क क्षेत्र की स्थिति अस्थायी नहीं होती है। कई बार तो इसकी स्थिति खिसक कर पूर्व में मध्य गंगा घाटी के ऊपर पहुंच जाता है। परिणाम स्वरूप मध्य गंगा घाटी तक संपूर्ण उत्तर पश्चिमी तथा उत्तरी भारत इन शुष्क उत्तर पश्चिमी पवनों के प्रभाव में आ जाता है। ठीक है, तो ये है। दूसरा है कि जेट प्रवाह और ऊपरी वायु परिसंचरण। जेट प्रवाह और ऊपरी वायु संचरण, इसका शीत ऋतु में क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊपरी वायु संचरण के निर्माण में पृथ्वी के धरातल के निकट वायुमंडलीय दाब की भिन्नताओं की कोई भूमिका नहीं होती है। 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर समस्त मध्य एवं पश्चिमी एशिया पश्चिम से पूर्व बहने वाली पछुआ पवनों के प्रभावाधीन होता है। ये पवनें तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है। इन्हें जेट प्रवाह कहा जाता है। तिब्बत उच्च भूमि इस जेट प्रवाहों के मध्य में अवरोधक का काम करती है, जिसके परिणाम स्वरूप जेट प्रवाह 2 भागों में बंट जाता है। इसकी एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में बहती है। जेट प्रवाह की दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है। इस दक्षिणी शाखा की औसत स्थिति फरवरी में लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपर होती है तथा इसका दाब स्तर 200 से 300 मिलीबार होता है। जेट प्रवाह की यही दक्षिणी शाखा भारत में जाड़े के मौसम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। तीसरा देखें, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो देखें कि पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में प्रवेश करती है, भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत माना जाता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बंगाली खाड़ी तथा हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। इन उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से तेज गति की हवाएं चलती है और भारी बारिश होती है। ये चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भागों से टकराते हैं। ये चक्रवात अत्यंत विनाशकारी होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु पर क्या प्रभाव पड़ता है इन कारकों का। तो सबसे पहले धरातलीय वायुदाब तथा पवनों को देखें तो गर्मी का मौसम शुरू होने पर जब सूर्य उत्तरायण स्थिति में आता है तो उपमहाद्वीप के निम्न तथा उच्च दोनों ही स्तर पर वायु परिसंचरण में उत्क्रमण हो जाता है। जुलाई के मध्य तक धरातल के निकट निम्न वायुदाब पेटी, जिसे अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी कि ITCZ कहा जाता है, वो उत्तर की ओर खिसककर हिमालय के लगभग समानांतर 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाती है। ITCZ निम्न वायुदाब का क्षेत्र होने के कारण विभिन्न दिशाओं से पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दक्षिणी गोलार्ध से उष्ण कटिबंधीय सामुद्रिक वायु संहति विषुवत वृत्त को पार करके सामान्यतः दक्षिणी पश्चिमी दिशा में इसी कम दाब वाली पेटी की ओर अग्रसर होता है। यही आर्द्र वायुधारा दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाती है। अब देखें कि जेट प्रवाह एवं उत्तरी वायु संचरण का ग्रीष्म ऋतु में क्या प्रभाव पड़ता है भारत में। तो जून में प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में पूर्वी जेट प्रवाह क्या होता है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। यह जेट प्रवाह अगस्त में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा सितंबर में 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाता है। ऊपरी वायुमंडल में पूर्वी जेट प्रवाह सामान्यतः 30 डिग्री उत्तर अक्षांश से परे नहीं जाता है। आगे हम देखते हैं कि पूर्वी जेट प्रवाह तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का क्या असर होता है ग्रीष्म ऋतु में। तो
पूर्वी जेट प्रवाह उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है। ये चक्रवात भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन चक्रवातों के मार्ग भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले भाग हैं। इन चक्रवातों की बारंबारता, दिशा, गहनता एवं प्रवाह एक लंबे दौर में भारत की ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा के प्रतिरूप निर्धारण पर पड़ता है। मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतया बदल लेने के कारण भारत में निम्न 4 ऋतु चक्रवात पाई जाती है। पहला शीत ऋतु, दूसरा ग्रीष्म ऋतु, तीसरा वर्षा ऋतु और चौथा शरद ऋतु। शीत ऋतु का जो समय होता है 15 दिसंबर से 15 मार्च तक, ग्रीष्म ऋतु 15 मार्च से 15 जून तक, मतलब 16 मार्च से 15 जून तक। वर्षा ऋतु देखिए 16 जून से लेकर 15 सितंबर तक। शरद ऋतु 16 सितंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक। ये क्या है, समय है विभिन्न ऋतुओं का। नोट में देखिए ये तिथियां एक सामान्य सीमा रेखा को तय करती है। मानसून पवनों के आगमन या प्रत्यावर्तन में होने वाला विलंब इसको पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। तो इसमें परिवर्तन भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट लिखा हो 15 दिसंबर तो 15 दिसंबर से गर्मी शुरू हो जाएगी, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, और ठंडी शुरू हो जाएगी, ऐसा कुछ है नहीं। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि उत्तरी भारत में मैदानी भागों में ठंडी के दिनों में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहते हैं, ठीक है। और एक हम लोग महत्वपूर्ण चीज़ जो पढ़ते हैं ITCZ, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से दिया गया है, इसे हम लोग देखते हैं। तो विषुवत वृत्त पर स्थित अंतः उष्ण कटिबंधीय विसरण क्षेत्र, जिसको ITCZ बोला जाता है, एक क्या है, निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती है, अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। जुलाई के महीने में ITCZ 20 से लेकर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है। इसे कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहते हैं। यह मानसूनी गर्त उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भारत पर तापीय निम्न वायुदाब के विकास को प्रोत्साहित करता है। ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें 40 डिग्री और 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच विषुवत वृत्त को पार कर जाती है। कोरियोलिस बल के प्रभाव में विषुवत वृत्त को पार करने वाली इन व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। यही दक्षिणी पश्चिम मानसून है। शीत ऋतु में ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाता है। इसी के अनुसार पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्व हो जाती है। यही उत्तर पूर्व मानसून कहलाता है, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ITCZ। अब हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है, जिनमें क्या होता है, गरज के साथ वर्षा होती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर एवं बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम एवं कॉफ़ी वर्षा कहा जाता है, जो कॉफ़ी की कृषि के लिए लाभदायक होता है। आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण इसे दक्षिण भारत केरल में आम्र वर्षा या मैंगो शॉवर कहते हैं। उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है, ठीक है। उत्तर पश्चिमी भारत में शुष्क भागों में, उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो गर्म और शुष्क हवाएं होती है उसको क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसे मानसूनी गर्त कहते हैं। इसी समय उत्तरी अंतः उष्ण अभिसरण उत्तर की ओर खिसकने लगती है, ठीक है, जिसके कारण विषुवतीय पछुआ पवन एवं दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिण पूर्वी वाणिज्यिक पवन विषुवत रेखा को पार कर फेरेल के नियम के अनुसार क्या होता है कि भारत में प्रवाहित होने लगती है, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। भारत की अधिकांश वर्षा लगभग 80% वर्षा इसी मानसून से होती है। अब आगे है कि भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक तो अरब सागर की शाखा है, दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा।
तो अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसून पवन 3 शाखाओं में बंटती है। ठीक है, अरब सागर की एक शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। ठीक है, यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करती है। इसे मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। ठीक है, जो केरल में होता है। इसके बाद है कि अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत के दूर तक वर्षा करती है। छोटा नागपुर पठार में इस शाखा से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ गंगा के मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी में आने वाली मानसून की शाखा में मिल जाती है। ठीक है, तो ये दूसरी शाखा है। और तीसरी शाखा देखें तो अरब सागर मानसून की तीसरी शाखा सौराष्ट्र प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है। वहाँ से यह अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती है और बहुत ही कम वर्षा करती है, क्योंकि अरावली पर्वत इन मानसूनी हवाओं के समानांतर पड़ती है। पंजाब और हरियाणा में भी यह बंगाली खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। ये दोनों शाखाएं एक दूसरे के सहारे प्रबलित होकर पश्चिमी हिमालय विशेष रूप से धर्मशाला में वर्षा करती है। धर्मशाला कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ वर्षा करती है। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ी पर बंगाली खाड़ी से आने वाली जो हवाएं हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा है, वो अधिक वर्षा लाती है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ स्थित मौसिन राम में विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला ये स्थान है मौसिन राम। लगभग 1141 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ दर्ज की गई है। ठीक है, मानसून की अरब सागर शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए गए कुल आर्द्रता का 65% भाग जो है वह कहाँ से है, तो और अरब सागर से होता है, एवं 35% भाग जो है बंगाली खाड़ी से आता है। ठीक है, मौसम के अनुसार वार्षिक वर्षा का वितरण देखें तो देखिए सबसे अधिक आपको पता होगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है, समय अवधि देखें जून से लेकर सितंबर में जो वर्षा होती है देश में, जिसमें वर्षा 73.7% वर्षा होती है। ठीक है, वह दक्षिण पश्चिम मानसून से। फिर उसके बाद है परवर्ती मानसून काल की बात करें तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच। ठीक है, परवर्ती मानसून काल जो है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक यह 13.3% वर्षा कराती है। इसके बाद है पूर्व मानसून काल जो मार्च से लेकर मई के बीच वर्षा कराती है, यह 10% है। और ठंडी के दिनों में या उत्तर पश्चिम मानसून में जनवरी फरवरी में जो वर्षा होती है वो 2.6% वर्षा है। तो सर्वाधिक वर्षा आपको पता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है, जो जून से लेकर सितंबर के माह में होती है यह वर्षा। तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क रह जाता है। इसके लिए 2 कारक उत्तरदायी है। पहला, तमिलनाडु तट बंगाली खाड़ी मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है, और दूसरा क्या है, यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा सागर के वृष्टि क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो 2 कारण हैं कि मानसून पवनों के समानांतर है, तमिलनाडु तट जो है बंगाली खाड़ी के मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है, तो एक तो ये रीजन है। दूसरा क्या है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर शाखा के वृष्टि क्षेत्र में पड़ता है। वृष्टि क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बारिश नहीं होती है। ठीक है, वो है। अब हम लोग देखिए मानसून में विच्छेद। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार, मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि 1, 2 या कई सप्ताह तक वर्षा न हो तो इसे मानसून विच्छेद कहा जाता है। ये विच्छेद विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से होते हैं। पहला क्या है, पहले आप समझे मानसून का विच्छेद का मतलब क्या हुआ कि जैसे वर्षा चल रही है और 1, 2 सप्ताह या कई सप्ताह के लिए वर्षा नहीं हो तो इसे मानसून विच्छेद कहा जाता है। तो इसके कारण कौन से हैं, तो उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से, ठीक है, चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से और ITCZ की स्थिति में बदलाव आने से ऐसा होता है। ठीक है, दूसरा है कि पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवनें तट के समानांतर बहने लगती है। तो दूसरा यह है।
तीसरा है कि राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता वर्षा करने वाली आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से रोक देती है। तो ये 3 कारण हैं जिससे मानसून विच्छेद हो जाता है। जो मूल कारण कहें तो आईटी सीजन में जो बदलाव है उसकी वजह से ऐसा होता है। अब हम लोग देखते हैं कि मानसून का निवर्तन किसे कहता है। निर्वतन, तो मानसून का निर्वतन क्या है? मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निर्वतन कहा जाता है। सितंबर के आरंभ से उत्तरी पश्चिमी भारत में मानसून पीछे हटने लगती है और मध्य अक्टूबर तक यह दक्षिण भारत को छोड़ शेष समस्त भारत से निर्वतित हो जाती है। लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में फरवरी यानी कोरोमंडल तट पर और जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी महीने में वर्षा करती है। ठीक है, तो ये लौटती हुई मानसून कही जाती है। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। ठीक है, मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इन चक्रवातों से पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मुख्यतः आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्र में गुजरात में काफ़ी क्षति पहुंचती है। ठीक है, भारत का जलवायु प्रदेश देखें तो तापमान एवं वर्षा जलवायु के 2 महत्वपूर्ण तत्व हैं। ठीक है, जिन्हें जलवायु वर्गीकरण के सभी पद्धतियों में निर्णायक माना जाता है। तथापि जलवायु के वर्गीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, तो कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान और वर्षण के मासिक मानों को रखा। कोपेन की पद्धति पर आधारित भारत की जलवायु निम्न 5 प्रकार की है। तो ये कौन कौन से प्रकार हैं? पहला उष्ण होना चाहिए, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। दूसरा शुष्क जलवायु। तीसरा गर्म जलवायु। चौथा हिम जलवायु। 5वां बर्फीली जलवायु। ठीक है, तो समझे इसे। उष्ण कटिबंधीय जलवायु का मतलब यह हुआ कि जहाँ सारा वर्ष यानी कि वर्ष भर औसत मासिक तापमान 10 डिग्री से अधिक रहता है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु का मतलब क्या हुआ कि जहाँ वर्ष भर क्या होता है कि मासिक तापमान 10 डिग्री से अधिक होता है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत का कौन सा हिस्सा इसमें आता होगा। तो इसमें भारत का जो खास करके जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भारत कर्क रेखा से नीचे का भाग वह होगा। फिर दूसरा है शुष्क जलवायु। तो जहाँ तापमान की तुलना में वर्षण बहुत ही कम होता है। शुष्कता कम होने पर यह अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है। शुष्कता अधिक होने पर वह मरुस्थल कहलाता है। शुष्क मरुस्थल एस से डिनोट किया जाता है और मरुस्थल जो है डब्लू से डिनोट, कैपिटल डब्लू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसे फिर से पढ़ते हैं। शुष्क जलवायु जहाँ तापमान की तुलना में वर्षण बहुत ही कम होता है। शुष्कता कम होने पर यह अर्ध शुष्क, ठीक है, शुष्कता कम अगर हो तो इसे अर्ध शुष्क मरुस्थल, जिसे एस से डिनोट करते हैं, और शुष्कता अधिक हो तो वह मरुस्थल कहलाता है, डब्लू से इसे डिनोट करते हैं। तीसरा गर्म जलवायु। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड और -3 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। ठीक है, जहाँ सबसे ठंडे महीने का जो औसत तापमान है कहा जाए तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड और -3 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है, इसे गर्म जलवायु प्रदेश कहा जाता है। हिम जलवायु का मतलब क्या हुआ कि जहाँ सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक और सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री से अधिक, माने -3 डिग्री से कम रहता है, तो ये हिम जलवायु का क्षेत्र कहा जाता है। और बर्फीली जलवायु जहाँ सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। ठीक है, कोपेन ने जलवायु प्रकारों को व्यक्त करने के लिए वर्ण संकेतों का प्रयोग किया है। इन्होंने अंग्रेजी के बड़े वर्ण कैपिटल एस को अर्ध मरुस्थल, ठीक है, याद रखेंगे, ये आपसे सीधे तौर पर पूछ लिए जाते हैं। तो कैपिटल एस को अर्ध मरुस्थल, कैपिटल डब्ल्यू को मरुस्थल के लिए प्रयोग किया है। इसी प्रकार उपविभागों को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी के छोटे वर्णों का प्रयोग किया गया है। जैसे स्मॉल एफ का मतलब हुआ पर्याप्त वर्षण। ठीक है, स्मॉल एफ का मतलब क्या हुआ? पर्याप्त वर्षण। स्मॉल एम का मतलब हुआ शुष्क मानसून होते हुए वर्षावन।
ठीक है। शुष्क मानसून होते हुए वर्षावन के स्मॉल एम, ठीक है। स्मॉल डब्लू शुष्क शीत ऋतु, ठीक है। स्मॉल डब्लू अगर हो तो शुष्क शीत ऋतु। स्मॉल एच है तो शुष्क और गर्म। स्मॉल सी है तो 4 महीने से कम अवधि के औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। और स्मॉल जी है तो गंगा का मैदान। तो इस प्रकार भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है, ठीक है। और जो 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है उसे एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। एक तालिका दी गई है जिसमें कि जलवायु के प्रकार और किन क्षेत्रों से संबंधित है वह दिया हुआ है। तो देखिए इसमें कैपिटल और स्मॉल दोनों सावधानी से पढ़ेंगे। तो देखिए कैपिटल ए स्मॉल एम स्मॉल डब्लू, ठीक है। कैपिटल ए स्मॉल एम और स्मॉल डब्लू, इसका क्या मतलब हुआ? लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार। यह क्षेत्र भारत में कौन सा है? तो गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट, ठीक है। ये जो AMW वाला जो क्षेत्र है वह गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट है। कैपिटल ए और स्मॉल एस, कैपिटल ए स्मॉल एस शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार। यह तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है। कैपिटल ए स्मॉल डब्लू उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार ये भारत में क्षेत्र देखें तो कर्क वृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग जो है AW में आता है। आगे है कैपिटल बी कैपिटल एस स्मॉल एच स्मॉल डब्लू। यह क्या है? अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु भारतीय क्षेत्र में बात करें तो उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग इसमें हैं। CWG कैपिटल सी स्मॉल डब्लू स्मॉल जी, यह क्या है? शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार। तो गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व भारत का अधिकांश क्षेत्र जो है वो CWG में आता है। कैपिटल सी स्मॉल जी स्मॉल CWG यानी कि कैपिटल सी स्मॉल डब्लू स्मॉल जी। DFC कैपिटल डी और FC, DFC कैपिटल डी स्मॉल F और स्मॉल C। यह क्या है? तो लघु ग्रीष्म एवं ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश। यह अरुणाचल प्रदेश का पूरा भाग इस कैटेगरी में है। और अंतिम है E जो ध्रुवीय प्रकार, E कैपिटल E ध्रुवीय प्रकार को डिनोट करता है। और इसका क्षेत्र देखें भारत में तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। तो इस प्रकार से कोपन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेशों को बांटा गया है। तो इस पूरे अध्याय में हम लोगों ने भारत की जलवायु के बारे में अध्ययन किया और वर्षा किस प्रकार की वर्षा है, वर्षा का वितरण किस प्रकार से है, ITCZ और कई सारी बातों का हम लोगों ने अध्ययन किया। लेकिन एक चीज़ हम लोग और पढ़ लेते हैं, एल नीनो और भारतीय मानसून, ठीक है। एल नीनो क्या है? तो एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती है। यह है क्या? तो पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। एल नीनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन अथवा हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है। यह धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देती है। इसके निम्नलिखित परिणाम होती है। पहला, भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय